गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत मतलब किस किस सोर्सेस से, किस किस पॉइंट से, किस किस स्रोत से हमने इतिहास की पुरानी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है और उनसे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन, किस किस तरह की जानकारी उनसे हमको उपलब्ध हुई है। आज हम उस पर बात करेंगे। पिछली पुरानी अपनी मेरी 2 वीडियोज़ में मैंने यूपीएससी का सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात की थी। तो आज हम उसका अगली वीडियो में बात करेंगे सिर्फ इतिहास के स्रोत की। तो मुख्यतः इतिहास के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पुरातात्विक स्रोत, एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आपके स्मारक, सिक्के, मोहर, शिलालेख, उपकरण, मूर्ति एवं चित्रकारी वगैरह आती हैं। साहित्यिक स्रोत में 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक भारतीय साहित्य और एक विदेश साहित्य। साहित्यिक मतलब आप समझ सकते हैं कि जो रिटर्न में अवेलेबल है, जो लिखा हुआ है, ठीक है, पुस्तक की फॉर्म में। और पुरातात्विक स्रोत जो पुस्तक की फॉर्म में नहीं लिखा, आप इस तरह समझ सकते हैं। उसके बाद भारतीय साहित्य 2 तरह के हैं, एक है आपका धार्मिक साहित्य और एक आपका गैर धार्मिक साहित्य। और एक आपका जो विदेशी साहित्य है, उसमें कोई किसी भी विदेशी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, या जब वो भारत घूमने आया था तो उसका यात्रा वृत्तांत, या भारत और विदेश में जो भी राज्य थे, जो भी देश थे, उनके साथ हमारे कैसे संबंध थे, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत में स्मारक, सिक्के, मोहर, बर्तन, उपकरण, मूर्ति एवं चित्रकारी वगैरह हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्मारकों के बारे में। जैसे मंदिर हो गए, आपके स्तूप हो गए, गुफाएं हो गई। जो पुराने मंदिर हैं, पुराने स्तूप हैं, पुरानी गुफाएं हैं, उनसे हमको बहुत सी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। जैसे कि जो मंदिर है उसके बनाने का तरीका कैसा है, स्तूप कैसे हैं, और इनसे हमको इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि उस वक्त मंदिर, स्तूप या गुफाओं के आसपास रहने वाले लोगों का खान पान, उनका सामाजिक जीवन कैसा होता था। तो अगर हम बात करें कुछ प्रमुख पुरातत्व स्थल की, तो उसमें जो हमको सबसे ज़्यादा मिलता है वो नर्मदा घाटी के आसपास, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास, गंगा घाटी और विंध्य पर्वतमाला। आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो पुरातत्व स्थल हैं वो नदी किनारे हैं। नदी किनारे होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नदी किनारे होने से उनको खाने पीने की व्यवस्था उनको आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। तो इसीलिए जो पुरानी जो भी सभ्यताएं हैं, ज़्यादातर वो सब नदी के किनारे ही वो सब विकसित हुई हैं। उसका हम किसी मंदिर की बात करें तो महाबोधि मंदिर, लिंगराज मंदिर। स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप, बृहत स्तूप, गुफाएं, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। ये कुछ फेमस या कुछ कह सकते हैं हम प्रमुख पुरातत्व स्थल हैं, जिनके बारे में हमको प्राचीन इतिहास की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या फिर हमको जानकारी उपलब्ध होती है जिन पर। अगला है सिक्के। सिक्के, पुराने जो सिक्के, जो प्राचीन सिक्के होते थे, उनसे भी हमको बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि उस वक्त का जो राजनीतिक या फिर जो सामाजिक जीवन था वो किस तरह का था। सबसे पहले पुराने सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। ओके, जो और पुराने जो सिक्के हैं वो हमको कई तरह के, जैसे इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के या फिर इंडो पर्शियन। इनकी जो जानकारी है हमें सिर्फ़ और सिर्फ सिक्कों के माध्यम से मिलती है। इनके बारे में और कोई भी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। गुप्ता साम्राज्य में अब जैसा कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सोने के सिक्के जो थे वो गुप्ता साम्राज्य में था। तो इससे हमको ये पता चलता है कि गुप्ता साम्राज्य में व्यवसाय और सामाजिक जीवन बहुत उच्च कोटि का रहा होगा, तभी वहाँ पर ज़्यादातर सिक्के जो है सोने के सिक्के हैं। तो अब हम बात करें कुषाण साम्राज्य की। कुषाण साम्राज्य में शुद्ध सोने के सिक्के मिलते थे। हालांकि उनकी संख्या कम थी, लेकिन जो सिक्कों की शुद्धता थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा उस समय जो सिक्के मिलते थे वो मिट्टी के बने साँचों के सिक्के भी मिलते थे, जिसे हम पंचमार्क या फिर छिद्रित सिक्के बोलते हैं। इनको बनाने का तरीका ये होता है कि इसमें एक साँचे में पक्की मिट्टी से जो साँचे बने होते थे, उसमें वो धातु को डालकर उससे वो सिक्के बनाए जाते थे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें जो प्राचीन इतिहास से मिलती है वो शिलालेख से मिलती है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। तो इंस्क्रिप्शन हमको ये बताता है कि बेसिकली उस वक्त जो राजा होते थे या फिर जो उस वक्त सामाजिक या राजनीतिक जीवन होता था, या फिर राजा जो उनके जो भी वहाँ पर आप बोल सकते हो उन्होंने जो लड़ाइयाँ जीती हैं या फिर जो भी उन्होंने कुछ अलग कार्य किए हैं उसके बारे में वहाँ पर वो बताते थे। तो शिलालेख में 3री सदी BC तक जो भाषा यूज़ होती थी प्राकृत भाषा।
संस्कृत भाषा का जो उपयोग होता था वो दूसरी सदी AD में होता था। 9वीं और 10वीं सदी में क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल भी होने लगा था। हड़प्पा जो शिलालेख है वहाँ पर चित्रों का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, वहाँ पर चित्रों का प्रयोग हुआ है। और मोहरे भी हैं जो 2500 BC से वहाँ पर उपलब्ध हैं। अशोक के जो शिलालेख हैं, जो सबसे ज़्यादा जो शिलालेख भारत में पाए जाते हैं वो अशोक के पाए जाते हैं। तो अशोक के शिलालेख में मुख्यतः 2 तरह की भाषाएँ इस्तेमाल हुई हैं। एक भाषा है ब्रह्मी भाषा और एक है करोस्थी भाषा। ब्रह्मी भाषा बाएँ से दाएँ लिखी जाती थी और करोस्थी भाषा दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी। पाकिस्तान, अफ़गान में जो शिलालेख पाए गए हैं अशोक के, उसमें ग्रीक और आर्मिक लिपि का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहला शिलालेख जो पढ़ा या समझा गया था वो 1837 में था, जो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो सबसे पहले 1837 में। भारतीय इतिहास का जो शिलालेख है वो ईरानी शिलालेख से मिलता है, 6ठी से 5वीं सदी BC में ईरान में। 14वीं सदी में फ़िरोज़ शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मिले, एक आपका मेरठ से और एक आपका हरियाणा से। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि शिलालेख का प्रयोग क्यों होता था? शिलालेख का प्रयोग इसलिए होता था, कोई भी शाही फरमान यानी कि राजा ने जो भी फरमान दिए हैं, या फिर अगर वो टैक्स बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं उसके लिए, या फिर उनका कोई भी विशेष कार्य उन्होंने किया है, किसी को दान किया है, तो वो सब वो शिलालेख के माध्यम से लिखते थे। तो ये सब कोई धर्म के लिए विशेष कार्य किया है या उन्होंने किसी को किसी प्रकार का दान दिया है, तो इन सब का जो प्रयोग है वो शिलालेख के लिए होता था। जैसे अभी आप देखेंगे, अगर आपने अभी देखा होगा तो किसी पार्क में या मंदिर में लिखा होता है कि ये बेंच या फिर पीने का प्याऊ जो है इस प्रति किसी व्यक्ति ने वहाँ पर उपलब्ध कराया है। तो इसी तरह से शिलालेख भी होते थे। अब जो कुछ हम प्रमुख शिलालेख की बात करेंगे, तो जूनागढ़ का शिलालेख शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। इसको रुद्रदमन नाम के राजा ने बनवाया था 1500 AD में। इसके बाद महरौली का शिलालेख, प्रयागराज शिलालेख और मंदसौर शिलालेख, ये कुछ प्रमुख शिलालेख हैं। अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत 2 तरह के होते हैं, एक है आपका धार्मिक स्रोत और एक आपका गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में आपके कोई भी वैदिक, जैसे कि पुराण, रामायण, महाभारत और वेद पुराण वगैरह, और जैन और बौद्ध साहित्य, ये आपके धार्मिक स्रोत के हैं। और गैर धार्मिक स्रोत में आपका संगम साहित्य, किसी भी व्यक्ति का जीवनी, किसी भी विदेशी यात्री का यात्रा वृतांत। कोई भी विदेशी यात्री अगर इंडिया आया, भारत आया घूमने और किसी राजा के दरबार में गया, तो उसने अपनी यात्रा का जो वृतांत लिखा, उससे हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन या फिर जानकारी वहाँ से उपलब्ध होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब धार्मिक साहित्य की। सबसे प्राचीन जो बौद्ध साहित्य था वो पाली भाषा में लिखा हुआ था, और इसको 2री सदी में श्रीलंका में वतागमनी राजा द्वारा संकलन इसका किया गया था। पहले कई अलग अलग आपके पार्ट में थे, वो अलग अलग लिखे हुए थे, जिसका 2री सदी में वतागमनी राजा द्वारा श्रीलंका में एकत्रित या फिर संकलन किया गया था। इसमें विहित और गैर विहित में विभाजित है। विहित और गैर विहित का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो आपको रूल्स, यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपके लीगल है या फिर इलीगल है, यानी कि आप जो कर सकते हैं या फिर वो जो लिखा हुआ है फिर जो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो विहित कार्य है, यानी कि वो आपके साहित्य में बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है तो वो विहित कार्य हो गया। अगर वो बौद्ध साहित्य में नहीं लिखा हुआ है, आप वो कार्य कर रहे हैं, तो गैर विहित कार्य हो गया। इसमें हम आगे पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटका का बहुत जिक्र किया गया है। त्रिपिटका जो है पाली भाषा में लिखा हुआ है और इसमें बौद्ध धर्म की सीख लिखी हुई है। त्रिपिटका में पहला है आपका सुत्त पिटका, यानी कि भगवान बुद्ध के उपदेश। विनय पिटका, बौद्ध संघ के लोगों के लिए क्या क्या नियम है। और अभिधम्म पिटका, यानी कि भगवान बुद्ध की शिक्षा। जटाका की कहानियाँ भी आपका एक धार्मिक स्रोत है, जिसमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में बताया गया है। और कुछ एग्जाम्पल, जैसे बुद्ध घोष जो 5वीं सदी AD में लिखा गया, दीपवामसा, महावामसा, ललित विस्तारा, बुद्धचरित। बुद्धचरित अश्वघोष ने 1 से 2री सदी BC में लिखा था। इसका जो है जैन साहित्य, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। ये 6ठी सदी AD में वल्लभी, गुजरात में इसका संकलन किया गया था। अगर कहीं पर आप ये शब्द पढ़े संकलन, तो इसका मतलब है
कि ये जो साहित्य है पहले कई भाग में था, बाद में किसी राजा या किसी व्यक्ति विशेष ने इन सबको इकट्ठे एक साथ रख कर लिखवाया है, तो उसका संकलन किया गया है। अगला है आपका वेद। वेद मुख्यतः 4 तरह के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद 1500 से 1000 BC में लिखा गया था, और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है 1000 से 500 BC में लिखा गया था। ऋग्वेद में मुख्यतः प्रार्थना के बारे में बताया गया है। सामवेद में जो है पंचविंश के बारे में बताया गया है। और अच्छा, हर वेद का अपना एक ब्राह्मण होते थे, ठीक है, जिसे हम आत्रेय, तांडव, ठीक है, इनके, या फिर हम गौप्रथा के बारे में या सतप्रथा के नाम से उनको हम जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में मुख्यतः जो है प्रार्थना, कर्म और पौराणिक कथाओं के बारे में लिखा गया है, जबकि ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के बारे में बताया गया है। वेदांग, वेद के कौन से अंग हैं? वेद के मुख्यतः ये अंग हैं, जिसमें आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्तक है। तो ये वेदांग जो है वेद के अंग माने गए हैं। तो ये मुख्यतः 6 अंग हैं वेद के। इसके बाद हमारे पास 18 पुराण हैं। इन वेद, वेदांग और पुराणों से हमें धार्मिक चीज़ें पता चलती हैं, और हमको हम एक इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है कि उस समय का जीवन कैसा रहा होगा। तो हमारे पास जो पुराण है वो 18 पुराण हैं, जिसमें गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये कुछ मुख्य पुराण हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हम गैर धार्मिक साहित्य की। गैर धार्मिक साहित्य वो हैं जो जिस समय लिखे गए थे, इनका धर्म से कुछ कोई भी धर्म से इनका कोई भी रिलेशन या फिर मेलजोल नहीं है। जैसे कि धार्मिक साहित्य में जो सबसे इम्पॉर्टेंट साहित्य है वो है संगम साहित्य। संगम साहित्य मुख्यतः 30,000 पंक्तियों की एक कविता है, जो 8 पार्ट में या 8 भाग में संग्रहित है। हर एक भाग को एते तोके बोला जाता है। इन 8 भागों के जो नाम है वो है नन्हे नन्हे, करुण थोके, एनन कुरुनूर, पदित पत्तू, परिपादल, कली थोके, अह नानुरु, पुरु नाननुरु। ये मुख्यतः ये दक्षिण भारत में लिखे गए थे, तो इसीलिए आपको इनके नाम थोड़े जो हैं वो दक्षिण भारतीय भाषा से मिलते जुलते होंगे। इसके बाद कुछ विदेशी साहित्य या फिर यात्रा का वृतांत। इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम उस समय के बारे में जब पढ़ेंगे, जैसे कौन सा विदेशी नागरिक अकबर के राज्य में आया, कौन सा विदेशी नागरिक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आया, तो उसके बारे में फिर हम एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे भाषा के आधार पर। भाषा का आधार जानना सबसे ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे किसी भी जगह का इतिहास अगर आप छोटे लेवल पर देखेंगे तो बहुत हद तक उसकी भाषा पर डिपेंड करता है, उसकी भाषा पर है। तो अगर किसी 2 जगह की भाषाएं सेम हैं तो उन 2 जगह का इतिहास भी सेम होगा, क्योंकि पुराने ज़माने में, पुराने समय में कोई धर्म पर वहाँ पर कोई समाज का बंटवारा नहीं होता था। वहाँ समाज का बंटवारा जो मुख्यतः होता था वो उनके भाषा के आधार पर होता था। अगर किसी 2 लोगों की भाषा एक तरह की हो तो एक ही समाज से हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले भाषा का आधार जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं मुख्यतः 4 तरह की हैं। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा, तिब्बत भाषा, तिब्बत बर्मन भाषा, द्रविडियन भाषा, और उसके बाद आपका इंडो आर्यन भाषा। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रो एशियाई भाषा की। तो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा में मुख्यतः 2 तरह की भाषा है, मुंडा और मोन खामेर भाषा। मोन खामेर भाषा जो है आपका खासी भाषा आती है, जो मेघालय, निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में बोली जाती है। मुंडा भाषा अब जो है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बोली जाती है। मुख्यतः सांथल लोग मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं। तिब्बत बर्मन भाषा आप देखेंगे तो ये शिमो तिब्बत भाषा का एक अंग है, जो मुख्यतः चीन, म्यांमार, तिब्बत, उत्तर पूर्व असम, उत्तर पूर्व पंजाब, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में बोली जाती है। आप देखेंगे तो कुछ आप समझ रहे होंगे कि इन राज्यों का इतिहास जो है, सामाजिक इतिहास है, जो सामाजिक जीवन है इन लोगों का बिल्कुल सेम है, क्योंकि इनकी भाषा बिल्कुल सेम है। अगली भाषा है द्रविडियन भाषा। द्रविडियन भाषा जो मुख्यतः जो है दक्षिण भारत में बोली जाती है, उत्तर पूर्व श्रीलंका में बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविडियन भाषा का एक एग्जाम्पल है, फिर उदाहरण बोल सकते हैं आप। इसके बाद इंडो आर्यन भाषा जो है इंडो यूरोपियन भाषा से संबंधित है।
इंडो यूरोपियन या फिर इंडो आर्यन भाषा मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में बोली जाती है। अब यहाँ पे मैंने भारत शब्द का प्रयोग किया है, भारत का। आप देख रहे होंगे कि ये भाषा जो द्रविड़ भाषा है दक्षिण भारत में बोली जाती है। तिब्बत बर्मन भाषा भी जो है भारत के बहुत से राज्यों में बोली जाती है। एस्ट्रो एशियाई भाषा भी जो है भारत के बहुत से राज्यों में बोली जाती है। अब देख रहे होंगे जो इंडो आर्यन भाषा है, वो भाषा है जो उत्तर राज्यों में बोली जाती है, जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, उनमें जो वो भाषा बोली जाती है। ये प्राचीन भाषा जो है वैदिक संस्कृत से आई है। मध्य में आपका जो ज़्यादातर भाषा बोली जाती थी वो प्राकृत, पाली और अपाब्रह्मन भाषा बोली जाती थी 5000 से 1000, 5000 BC से 1000 AD तक। आधुनिक भाषा जो है वो है हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी। ये सारी जो भाषाएं हैं ये इंडो आर्यन भाषा का ही एक भाग है, जिसमें आप वैदिक संस्कृत ले रहे हैं, प्राकृत, पाली और अपाब्रह्मन भाषा ले रहे हैं, और उसके बाद आपकी हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी ले रहे हैं। तो इतिहास के स्रोत में अभी के लिए इतना ही। अब अगला हम जो हमारी टॉपिक होगा वो होगा प्राचीन भारत से या फिर प्राचीन इतिहास पर हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।